कैसे हो बच्चों? आप सभी ने हमारे साथ मिलकर पहला और दूसरा चैप्टर समाप्त कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भाइयों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मींस इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एटम होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल कैसे बन जाता है, या फिर मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है। तो चैप्टर का ओवरव्यू सिर्फ यही है कि हमें बस इन दोनों के बारे में जानना है कि ये दोनों होते क्या है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये केमिस्ट्री में आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, देखिए। और अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाइयों जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सबसे पहली जो बात आती है लगभग 500 बीसी, मीन्स 500 बीसी ईयर है ये। जैसे पहले अभी जो 2020 चल रहा है, 2025 चल रहा है, सॉरी 2025 चल रहा है, तो ऐसे ही इसको माइनस में लेके चले जाओ जीरो पे, उसके बाद फिर अपोजिट चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस डेट की बात कर रहा है। एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कन्नड़। क्या नाम था बच्चों? महर्षि कन्नड़। इन्होंने क्या करा था, एक थ्योरी दी थी। क्या दी थी? एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मींस जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है मैटर, उस मैटर को यदि हम और ज्यादा तोड़ेंगे, मैटर मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको पदार्थ, अब इसको और ज्यादा तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, मींस सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, जिसको फिर हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। बस उसी एक स्टेट को हम क्या बोल देंगे भाइयों, परमाणु। क्या बोल देंगे? परमाणु। ये सब हमारे इंडियन है तो इसलिए हिंदी में बोला गया है परमाणु। तो कहने का मतलब है कि मैंने इस मैटर को लिया, ये एक पेन है, आप सभी जानते हैं कि मैटर होता है। अब इस पेन को मैं टुकड़े 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 में तोड़ दूं तो जब लास्ट वाला एक टुकड़ा आएगा जिसको मैं और ज्यादा नहीं तोड़ सकता, उस स्टेट को या उस पार्टिकल को हम क्या कह देंगे भाई, परमाणु कह देंगे। क्या कर देंगे? परमाणु कह देंगे। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी लेविसरॉय बोलते हैं इनको, जो कि ये बोल सकते हैं कि केमिकली इन्होंने फाइंड किया दो नियम। क्या फाइंड करे? दो नियम फाइंड करे, जिनको हमने बोला इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हम केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसके अंदर बेसिकली दो नियम आते हैं जिन पे पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है, पूरी की पूरी। यहाँ पे जब हम छोटे और पार्टिकल्स आए, बाद में पता चला कि उनका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और सॉरी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सब बाद में रखा गया था। तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि कैसे परमाणु पता चला गया, कैसे पदार्थ हुआ, और कैसे दोनों के दोनों नियम आए। जो भी हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या है। देखो, नियम की अगर हम बात करें तो जब बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया जाता है तब कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है, उसी से एक लॉ बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, चाहे वो दो या दो से अधिक चीजों में हो, मीन्स 1, 2, 3, ये सब आपस में कंबाइन हो रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहा है सब्सटेंसेस, तो नए नए प्रोडक्ट बनेंगे। ये सब हमने पहले पढ़ रखा है, जिसको आगे बोला गया कि इनको हम एक लॉ के अंदर रखेंगे, जिस लॉ का नाम क्या रखा गया बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशन। मींस जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे एक लॉ काम आएगा, उस लॉ का नाम था केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन जब हमने उन लॉ के बारे में पढ़ा तो दिया किसने था, जोसेफ एल्फ्रोस ने दिया था। और जो नियम थे वो क्या क्या थे, पहला कंजर्वेशन ऑफ मास था, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, कि जब भी रिएक्शन होता है तो कैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो देखने वाले हैं। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मींस कोई भी चीज बनता है, कोई भी चीज बनता है तो वो किस तरीके से बन रहा है, किस लॉ में बन रहा है, किस फिक्स रेशियो में बन रहा है, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये दो नियम थे हमारे पास जो किसके अंदर आते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले नियम की बात करते हैं अगर हम, तो हमारा जो पहला नियम है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, मेरे हिसाब से बहुत बार अपनी जिंदगी में सुन लिया है केमिस्ट्री में। तो आज देखते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले टॉपिक के बात करते हैं अपना। देखो, लॉ किसका लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास है उसको कंजर्व करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है?
कंजर्व करने की बात हो रही है। कंजर्व कैसे करेंगे भाई? ये देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, कोई सा भी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो, जितने तरीके के आपने पढ़ रखे हैं केमिकल रिएक्शन, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो, तो जो टोटल मास रहेगा किसी भी रिएक्टेंट का, वो टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब भाई ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज का मास है, किस चीज के बराबर आएगा, नहीं पता चल रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा मान के चलिए कोई कंपाउंड है जिसका नाम है ए, क्या नाम है बच्चों? ए, और एक और कंपाउंड है जिसका नाम है बी, और इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कराकर बना लिया ए बी। क्या बना लिया बच्चों? ए बी। अब अगर मैं किसकी बात करूं? ए की मास की बात करूं। किसकी बात करूं? ए की मास की बात के चले, वो उसका कुछ वजन रहा होगा ए का, ऐसे ही कुछ वजन रहा होगा बी का, तो जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो इन दोनों के वजन के बराबर आएगा, मींस मास के बराबर आएगा। एक वजन में तुम काउंट कर सकते हो, चाहे वो मोल हो सकते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखने वाली चीज क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस ना ही हम मास को बना सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 मॉलिक्यूल की जगह पे 12 मॉलिक्यूल लिख दे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा कैसे? नहीं, देखो एक एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों ने सुना होगा। एक टी बोले तो चाय, चाय तो सभी को बनाना आता होगा, आता है ना चाय बनाना। अब चाय बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं जो आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमने कहा पहला हो गया भाई मिल्क, दूसरा हमने कहा कि हमारे थोड़ा बहुत कोई पानी मिला लेता है, कोई नहीं मिलाता अपने स्वाद अनुसार। चीनी ले लो तो मतलब शुगर ले लिया, ठीक है, और अदरक ले लिया बोले तो जिंजर। उसके बाद हमने कहा टी लीफ ले लो, ठीक है, चाय पत्ती ले ली हमने। तो ये सारी की सारी चीजें लगती हैं चाय बनाने के लिए। अब जब इनका कॉम्बिनेशन होगा पूरा तो क्या बनेगा बच्चों? चाय बनेगा। इन सभी का वजन ले लो या इन सभी का वॉल्यूम ले लो, किसके वॉल्यूम के बराबर आएगा? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सारा सामान मिलाया, उसका वजन था या उसका वॉल्यूम था 1 गिलास और चाय बन गई 2 गिलास। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बात करते हैं अपने दूसरे नियम की, जिसका नाम है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये तब काम आता है ना जब किसी भी चीज को हमें बनाना हो। क्या करना हो? बनाना हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आप सभी को। हमने कहा किसी भी रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ऑलवेज कंटेन the same element present in the definite proportion by mass irrespective of their source। यानी कि जितने भी कंपाउंड होंगे उन लोगों का एक फिक्स रेशियो रहता है कि कितना हमने एटम लिया है या फिर कितना हमने जो सेम नंबर है किसी भी एलिमेंट्स का वो भी इक्वल रहेगा। मीन्स एक आसान भाषा में अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो कहने का मतलब है कि कितना एलिमेंट्स हमने लिया वो फिक्स रहेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने कहा पानी की बात करते हैं, इट वाज गिवन बाय लेविस्ट्राई, ये भी लेविस्ट्राई ने दिया था। पानी की बात करते हैं जो कि क्या है? H2O। क्या है बच्चों? H2O। यहाँ पे 2 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है देखिए ध्यान से। एक तो हमारा हाइड्रोजन का H है और एक हमारा ऑक्सीजन का O है। 2 एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एटम की बात करोगे तो 2 एटम इसके हैं और 1 एटम इसका है। तो इसके मास की बात करेंगे तो 18 ग्राम देखो हमारा H2O होगा। कैसे आता है? इसका मास निकाल लो भाई, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, तो ये आ गया 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो ये हमारा H2O का मास आ गया। तो हमने कहा अगर 18 ग्राम H2O लेते हैं तो उसमें से 2 ग्राम क्या रहेगा? 2 ग्राम क्या रहेगा बच्चों? हाइड्रोजन। और 16 ग्राम क्या रहेगा बच्चों? 16 ग्राम क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। तो कहने का मतलब है ये हमेशा सेम आएगा। अगर मैं मास बाय हाइड्रोजन करूं, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, ये 2 थे और ये 16 थे, तो 2 और 16 का रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमने कहा 2/में 16 होगा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/8 आएगा। तो जो रेशियो आया वो आया 1:8। ये हमारा रेशियो आया। अगर हमने कहा कि 36, एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार 36 ग्राम लिया H2O का, तो 36 है
तो 4 ग्राम हमारा क्या आया, हाइड्रोजन आया, और 32 ग्राम हमारा क्या आया भाई, ऑक्सीजन आया। अब इनका भी रेशियो निकालोगे तो 4/32 दैट इज 1/8, दैट मीन्स 1:8 ही आएगा। आप देखो दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो कोई मायने नहीं रखता कि आपने कितना वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, चाहे वो 1 मॉलिक्यूल, चाहे 2 मॉलिक्यूल, चाहे 4 मॉलिक्यूल, चाहे 6 मॉलिक्यूल, कितना भी मॉलिक्यूल बना लो, लेकिन बात क्या याद रखनी है कि रेशियो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। यही हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने बोला था, मींस हमेशा फिक्स रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। आप सभी शायद डाल्टन को जानते होंगे या फिर डाल्टन का नाम सुना होगा, वैसे मिले तो नहीं होंगे क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो काम था भाई, जो उन्होंने ऐसा काम करके दे दिया कि हमारी पूरी केमिस्ट्री की जो नींव है ना, वो उसी पे पूरी टिकी हुई है, पूरी केमिस्ट्री की नींव। क्या बोला था डाल्टन ने, तो हमने कहा कि ये हमारे डाल्टन जी हैं, जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, थे सॉरी, अब तो है नहीं इस दुनिया में। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम क्या रखा भाइयों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो नाम था इसका एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में 6 बातें बोली। कितनी बातें बोली हैं, 6 बातें बोली हैं, और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं 6 की 6 बातें। क्या थी वो बातें, देखो 6 पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले बोला कि जितने भी मैटर हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर 1 से केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और उन छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं उनका नाम हमने क्या रखा था भाइयों, एटम, जिसका नाम अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा था, परमाणु, उसी को एटम कहते हैं। दूसरी जो बात उन्होंने बोली, तो बोला उन्होंने एटम्स आर इनडिविजिबल। कैसे पार्टिकल है ये, इनडिविजिबल पार्टिकल हैं। इसका मतलब है कि ना ही इनको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनडिविजिबल का मतलब होता है कि मैंने एक पार्टिकल यहां पे रखा और उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तीसरी जो इन्होंने बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो क्या थी कि जितने भी एटम होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, जितने भी एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, उन सभी का आइडेंटिकल मास होगा और उन सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा, जो किस लॉ के अंदर आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो भाई ये तो समझ नहीं आ रहा कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, तो हमने कहा कोई भी गिवन एलिमेंट्स है उनका आइडेंटिकल मास कैसे हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि मैंने कोई एलिमेंट ले लिया जिसका नाम हमने बताया कि हम रख लेते हैं कॉपर, रख लेते हैं। तो हमने कहा ये जो कॉपर है, कॉपर को हम Cu से दिखाते हैं, ये हर जगह सेम ही रहेगा, सेम ही इनकी प्रॉपर्टी रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे इंडिया का कॉपर कुछ और है और अमेरिका का कॉपर कुछ और है, नहीं, सेम टू सेम रहेगा, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। उसी को हमने बोला आइडेंटिकल इन मास। ठीक है, मास में पूरा मतलब जो वजन है उसका पूरा सेम हो सकता है। दूसरा बोला कि हमने जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सभी का डिफरेंट मास रहेगा। अब मैं कॉपर की बात करूं और मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो क्या इन दोनों का मास सेम रहेगा? नहीं रहेगा भाइयों, हाइड्रोजन और कॉपर का दोनों का मास डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट का मास जो रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी भाइयों। लास्ट कह रहा हूं, पांचवा जो हमारा बात था वो क्या बोला गया था कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सब कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, जो कि एक होल नंबर होगा, पॉइंट में नहीं होगा। होल नंबर का कहने का मतलब होता है पॉइंट में 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे एटम्स होंगे, उन्हीं को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोला, जो कि हमने प्रीवियस बार में पढ़ा था कि कोई भी चीज जब बनता है तो उसका एक फिक्स रेशियो होता है और वो उसी रेशियो में ही बनेगा। दूसरा चीज हमने कहा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था H2O वाला, तो हमने कहा था H2O बनाने के लिए 1:8 में ही हमेशा लेना पड़ेगा। दूसरी लास्ट बात जो आई थी वो बोला गया था रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। कोई भी अगर मैं कंपाउंड लूंगा तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे या काइंड ऑफ एटम्स रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। वाटर बनाना है तो हमेशा H2O ही लेना पड़ेगा। तो ये डाल्टन ने बोली थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आती ही आती है, तो इसको भाई याद भी कर लेना और समझ भी लेना। देखो एटम एक ऐसी चीज है जो आपने बहुत बार सुनी है, एटम 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 ऐसे सुनते रहते हो। आइटम नहीं है, ये एटम है, तो वो वाली आइटम मत समझ लेना, ये वाली एटम समझना। ठीक है, हमने कहा एटम क्या होता है। सबसे पहले तो ये एटम जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स होते हैं। दैट मीन्स
कि ऐसे छोटे 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 हम तो बहुत बड़ा बना रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा होता है, हमारी आंखों से भी ना दिखे, तो ये पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और सबको मिलाकर क्या बनाया जाता है भाइयों, मैटर, जो कि हमने डाल्टन की पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि जितने भी एटम्स होते हैं उन्हीं से मैटर बना होता है। दूसरी बात क्या थी, अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से चले तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यही एटम है जो हर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मींस कि अगर तुमको कोई केमिकल रिएक्शन कराना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराना है, तो एटम्स को तो लेना ही लेना पड़ेगा, तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, यहां तक कि हमारी आंखों से भी नहीं देखे जा सकते, इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, यहां तक कि हम बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप भी लगा ले तो भी नहीं दिखता। अगली बात क्या है इसमें कि जितने भी एटम्स हैं उनका जो रेडियस है कुछ मेजर किया गया है, और हमेशा नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, या एम होगा तो मीटर हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं कि अगर हम हाइड्रोजन के रेडियस की बात करें, देखो रेडियस होता है क्या आप सभी जानते हैं। हमने कहा कि कोई भी एक सर्कल है तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस बोलते हैं। वेरी गुड। तो रेडियस ये होता है, अब जो रेडियस है वो मीटर में दिया गया है। किस में दिया गया है, मीटर में। हाइड्रोजन जो कि बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसका जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर। अब देख लो 10⁻⁻, मतलब माइनस में जा रही है पावर, मतलब 1/10 लिखो और 0 10 बार बढ़ाते चले जाओ, तो इतना छोटा तो एटम का रेडियस होता है। ऐसे ही वाटर का होता है 10⁻⁹, ये होता है 10⁻⁸, -4, देखो ये 10⁻⁻1 होता है, मतलब इसके बड़े बड़े होते हैं। क्या है, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन की अगर हम बात करेंगे तो इसका रेडियस कितना है, 10⁻⁻1 है। इसको चलो एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, 10⁻1 है और 10⁻⁻1 है मीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है, कर देना, देखता हूं कितने लोगों को आता है। तो ये था हमारा थोड़ा बहुत एटम के बारे में। बात करते हैं कुछ सिंबल। अब हमने कहा हमने एटम के बारे में पढ़ लिया है, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, कितने सारे एटम्स का हमें नाम याद करना पड़ेगा और बार बार बड़ा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा कुछ ना कुछ सिंबल बना लेते हैं, ताकि उन सिंबलों का इस्तेमाल कर हम किसी भी रिएक्शन में लिख सके, किताबों में लिख सके, कहीं भी लिख सके तो आसान रहे। तो कैसे कैसे सिंबल बनाए, देखो जैसे पहले की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन का ऐसे सर्कल बनाकर और ऐसे बीच में डार्क कर दिया गया था, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया था। आप अगर अपनी किताब में देखेंगे एनसीईआरटी में तो ऐसे बना हुआ है। फास्फोरस का देखो तो ऐसे करके ये बना हुआ है भाई, और ऐसे करके ऐसे ऐसे बना है, तो ये फास्फोरस हो गया। कॉपर का ऐसे सर्कल बना के डार्क सीधे रखा है, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड का भी दे रखा है, लेड का दे रखा है, सल्फर का दे रखा है, कार्बन का दे रखा है, प्लेटिनम का दे रखा है, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, ऐसे सबका दे रखा है। तो ये पुराने थे। अब सबसे पहले बेजिलस आए, उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें किसी का भी सिंबल बनाना है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल बनाना है, तो कम से कम मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर, या तो 1 या 2 से लेटर से बनाया जाए उसके नाम से, ठीक है। तो जैसे कि द नेम ऑफ द कॉपर वाज टेकन फ्रॉम कैप्टस, मींस अ प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज फाउंड टू बी फर्स्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां पे कॉपर को सबसे पहले ढूंढा गया था, तो इससे इसका हमारा एलिमेंट का सिंबल बन सकता है। लेकिन आईयूपीएसी आया, आईयूपीएसी एक नेमिंग देता है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये लोग क्या बोले, अप्रूव नेम ऑफ द एलिमेंट्स। ये लोग ज्यादातर एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव करते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई एलिमेंट्स खोज लिया, आगे चल के साइंटिस्ट बन गया, कोई खोज लिया, तो उस एलिमेंट का क्या नाम डिसाइड करना है वो कौन डिसाइड करेगा, आईयूपीएसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल। तो किसी भी सिंबल का आपको पहला लेटर लिखना है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल, मींस अपर केस होना चाहिए। एंड द सेकंड लेटर, जो दूसरा लेटर होता है वो छोटा होना चाहिए, लोअर केस। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में सिर्फ H ही है। एल्युमिनियम की बात करो तो उसको हम AL से दिखाते हैं, देखो A लिखा और उसके बाद L स्मॉल लेटर में आएगा। कोबाल्ट की बात करेंगे तो कैपिटल में की C है और उसके बाद स्मॉल में O है। ये नए हैं, मॉडर्न वाले हैं। अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो ये मॉडर्न डे वाले हैं, वो पुराने टाइप के थे।
लेकिन और भी अगर हम सिंबलों की बात किया जाए तो सबने अलग अलग सिंबल लिया गए, जैसे किसी के सिंबल नेम जो होते हैं उनके लैटिन नेम से या जर्मन या ग्रीक नेम से लिए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है एफई को हम आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन। तो हमारा जो एफई है, लेकिन आयरन की स्पेलिंग तो IRON होता है। तो जब आयरन की स्पेलिंग IRON होता है तो एफई से कैसे स्टार्ट हो गया? तो स्टार्ट ऐसे हुआ क्योंकि इसका जो आयरन का लैटिन नेम है वो क्या है? फेरम। क्या नाम है इसका? फेरम नाम है। ऐसे ही सोडियम की अगर हम बात करें तो देखो सोडियम में SO से स्टार्ट है, लेकिन इसका सिंबल Na होता है, तो इसका नाम क्या है? नेट्रियम नाम है। क्या नाम है इसका? ये नेट्रियम। ग्रीक नेम है, ये सारे ग्रीक नेम होते हैं, लैटिन नेम होते हैं या फिर हमारे जर्मन नेम होते हैं। जैसे पोटेशियम का केस है, लेकिन इसका नाम क्या है? कैलियम। तो ये सब इनके ग्रीक नेम, ग्रीक नेम हो गया, लैटिन नेम हो गया, उनकी वजह से भी ये जो सिंबल नेम है वो हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, किसी किसी में, लेकिन मैक्सिमम में सेम टू सेम ही दिया गया है। अब बात करते हैं किसी भी चीज की एटॉमिक मास क्या होता है। देखो एटॉमिक मास लिखा है, मतलब कि इस एटम का क्या मास हो सकता है उसकी बात करते हैं। देखो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि किसी भी चीज को तौलने की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एटम के अगर हम मास की बात करेंगे तो इट मीन्स कि वो क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। जब 1961 की बात है, 1961 की बात है, IUPAC ने एक्सेप्ट किया कि एटॉमिक मास यूनिट, इसका नाम क्या रखा गया? एटॉमिक मास यूनिट, टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो किसी भी मॉलिक्यूलर की मास की या फिर एटॉमिक मास का, ये रहा एटॉमिक का या फिर मॉलिक्यूलर का, जब हम वजन नापेंगे तो उसको नापने के लिए हमने क्या नाम रखा? उसका एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम रखा भाइयों? एटॉमिक मास यूनिट मींस AMU। इसका नाम था AMU। क्यों रखा गया? क्योंकि जैसे मान के चलिए शुगर की मैं अगर बात करूं तो शुगर जब खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो? 2 किलो, 4 किलो, तो 6 किलो, ऐसे किलोग्राम बोलते हो ना। तो ये इसकी यूनिट होती है। जैसे हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, ऐसे ही इसको भी तो तौलना था, तो नापने के लिए हमने क्या नाम रखा इसका? AMU। तो जो हमारा AMU था इसको फर्दर बना के U बना दिया गया। U मतलब होता है यूनिट, और इसी को बोला गया कि किसी भी चीज को तौलने का यूनिट, किसी भी नहीं, सॉरी, एटम को या फिर मॉलिक्यूल का तोड़ने का। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द C12। अब ये C12, ये लाइन आपको कैसे समझनी है? देखो ध्यान से एक बात समझो, समझने की कोशिश करना। जो हमारा कार्बन होता है, क्या होता है बच्चों? कार्बन। देखो यहां से हम लिखते हैं, हमने कहा जो हमारा कार्बन रहेगा वो 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक C12 और एक पाया जाता है C14। अब ये 12 और 14 का मतलब क्या होता है? देखो एक का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसका वजन 12 हो, और एक ऐसा कार्बन जिसका वजन कितना हो? 14 हो। तो ये बहुत रेयर होता है, कहीं कहीं पाया जाता है, इसलिए इसको रेफरेंस नहीं लिया गया। रेफरेंस में किसको ले गया? C12 को। तो जब भी हम तराजू रखते हैं, कोई भी तराजू रखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? एक तरफ हम तौलने वाला रखेंगे और एक तरफ अपना सामान रखेंगे। तो तौलने वाले की जगह पे हमने रखा C12। कौन सा C12? C12 का 1/12 हिस्सा, मतलब इसका 1/12 हिस्सा। 1/12 हिस्से का मतलब होता है कि जैसे कोई भी 1 रुपए है, 1 रुपए का 12वां हिस्सा। तो हमने कहा उस C12 वाले का मतलब, C12 अभी भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो कि कार्बन लिया, कार्बन का 12वां हिस्सा लिया, ऐसा कार्बन लिया जिसका मास जो था वो 12 था। और दूसरी तरफ हमने क्या रखा? एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं उनको रखना स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या ने कहा कि 1 AMU या फिर U 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम के बराबर होगा। किस एटम के? C12 के। तो कहा 1 U इक्वल कितना आया? 1.6 इंटू 10 की पावर -27। 10 की पावर -27 है ये, थोड़ा इसको चेंज कर लेना। यहाँ कितना लिखा है कि 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो कहीं ये kg में लिखा होता है, कहीं ये ग्राम में लिखा होता है, आप यूनिट देख लेना। बस इतना याद रखना कि एक U मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट इतने किलोग्राम के बराबर होता है। देखो -27, दैट मीन्स बहुत छोटा हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो इतना कम वजन होता है किसी भी एक यूनिट का। अब इसी एक यूनिट से आगे चल के हम सारे एटम्स का वजन नापेंगे और देखेंगे कि कितना कितना वजन हो सकता है किसी भी एटम का। अब कुछ एलिमेंट्स के मास देखते हैं कि कैसे नापे गए हैं। तो हमने कहा एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, जैसे कि जितने एटम्स होते हैं, ज्यादातर मोस्ट एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट
ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली, ये लोग डिपेंड रहते हैं किसी और पे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर आयन, ठीक है, एंड आयंस बोली तो अगर हम एटम्स की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें या आयंस की बात करें तो ये लोग दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अकेले एग्जिस्ट बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि इनको बॉन्ड बनाना पड़ता है, स्टेबल रहना पड़ता है, तो स्टेबल रहने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ता है। दिस मॉलिक्यूल्स और द आयन, या फिर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें या आयन की बात करें, एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी और फील। तो कहने का मतलब है कि यही एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है या आयन बनता है, और यही आयन जब कंबाइन हो जाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं बच्चों, मैटर बना लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलेंगे। तो जैसे कि उनको हम देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। छोटा रहेगा तो नहीं देख सकते, जब बहुत सारे मिलकर मैटर बना लेंगे तो देख सकते हैं। जैसे तरबूज है, तरबूज के बहुत सारे टुकड़े करे, फिर उसका एक टुकड़ा करा, फिर ऐसे छोटे छोटे कर दिए, तो ये जो छोटे छोटे हो गए उनको हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। और भी छोटे हो जाएं तब, ये तो दिख रहे हैं अभी हमें, तो ये सब मॉलिक्यूल में ही आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का यूनिट जो होता है वो कितना होता है, 1 U के। अब 1 U के बराबर होता है, दैट मीन्स 1 U किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर होता है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन का एटम किसके बराबर है, इतने वजन के बराबर है। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन इसके बराबर है, 12 U के बराबर है। नाइट्रोजन 14 U के बराबर है, ऑक्सीजन 16 के बराबर है, सोडियम 23 के बराबर है, मैग्नीशियम 24 के बराबर है, सल्फर 32 के बराबर है, क्लोरीन 35.5 के बराबर है, और कैल्शियम आपका 40 के बराबर है। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं और उनका कितना मास होता है उतना दे रखा है। ये मासिस तब इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी भी रिएक्शन को करना चाहते हैं, तब इस्तेमाल होते हैं, बात याद रखना। तो हमने कहा कि ये सब चीजें तो होती हैं कि एटम वगैरह में कैसे हम वजन नापें कैसे नहीं नापें, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल देखिए, बात करते हैं मॉलिक्यूल की। देखो नाम से दिखा रहा है कि मॉलिक्यूल मीन्स हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मतलब ढेर सारे जब एटम्स मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो क्या कहा गया कि मॉलिक्यूल इज जनरली अ ग्रुप ऑफ 2 या 2 से अधिक एटम्स को मिला दिया जाए, एक साथ बॉन्ड बना दिया जाए तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं मैटर के, एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है, विच इज कैपेबल टू एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मीन्स ये सबसे छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अकेले रह सकते हैं, बिना बॉन्ड बनाए भी रह सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे H2O बोले तो पानी, H2O एक मॉलिक्यूल है और एग्जिस्ट करता है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वाटर का, विच शो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एटम। मतलब ऐसे बहुत सारे H2O ऐसे ले लिया गया तो सारा मिला के बहुत सारा क्या बन जाएगा, वाटर, बोले तो पानी बन जाएगा। ऐसे ही हमने क्या कहा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एटम के में है वह एटम हो, या फिर मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जो सेम एटम के बन के रहें, कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे डिफरेंट के हो सकते हैं। जैसे अगर H2O की बात करूंगा तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा S8 की, S8 का मतलब होता है सल्फर के 8 एटम्स। तो ये देखो सारे सल्फर है, सारे ऑक्सीजन है, सारे ऑक्सीजन है, सारे हाइड्रोजन है, सारे फॉस्फोरस है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये सारे के सारे क्या हैं, सेम वाले हैं, डिफरेंट वाले ये हो गए। तो जब भी हाँ, तो इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहले तो ये देख लो 2 कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी। पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के मतलब होता है होमो मीन्स सेम। तो जब सेम एटम्स रहेंगे या सेम एलिमेंट्स रहेंगे तो क्या बनेगा, होमो एटॉमिक बनेगा। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे H2 है, O2 है मतलब ऑक्सीजन 2 है, O3 है ऑक्सीजन 3 है, S8 है मतलब सल्फर 8 है। तो ऐसे ही हेट्रो एटॉमिक भी होता है, हेट्रो का मतलब अलग अलग। तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेंगे कंपाउंड के या फिर एटम्स रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, तो उन्हें कहेंगे, जैसे कि हमारा एग्जांपल H2O हो गया, HCl हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे भाई, यो हेट्रो एटॉमिक अपने मॉलिक्यूल्स में आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है। बात करते हैं एटॉमिसिटी की। किसकी बात करते हैं भाई, एटॉमिसिटी की। देखो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि कितने एटम्स है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के कितने एटम हैं उन्हीं को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन और मोल मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब कोई सा भी हमने ले लिया, जैसे कि हमने कहा कि मान के चलो O2 लिया, क्या लिया, O2 लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो एटम्स हैं, जो एटम्स है, इसकी अगर मैं बात करूं नंबर,
ठीक है, तो जो टोटल कितने नंबर है, 2। तो हमने कहा यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि देयर आर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2। O2 के अंदर 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। ऐसे ही आर्गन की बात करें, आर्गन में एक ही होता है एटम। हीलियम की बात करें तो उसमें भी एक ही होता है। तो जिसके अंदर, जिसके लास्ट में से कुछ नहीं लिखा होगा या 1 लिखा होगा, 1 तो लिखा नहीं जाता, किसी के नहीं कुछ नहीं लिखा होता, तो जब नहीं लिखा होता तो वो हमें मोनो एटॉमिक कहलाए जाएंगे। ठीक है, और मोनो एटॉमिक वाले नोबल गैस करते हैं। मोनो, जितने भी नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस का मतलब है जो एक तरीके से ज्यादा बॉन्डिंग में नहीं रहते, स्टेबल रहते हैं, उनको नोबल गैस कहते हैं। तो वो लोग क्या रहते हैं, एक एक वाले होते हैं, उनको मोनोएटॉमिक बोला जाता है। जिनके अंदर 2 आ जाए, जैसे हमारा ऑक्सीजन है, तो ये हो जाता है भाई डाई एटॉमिक। और अगर 3 आ जाए तो उसे हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक बोलेंगे, 3 वाले को ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। ये दोनों देखो 2-2 है, तो ये हो गया हमारा डाई एटॉमिक हो गया। 3 वाले को ट्राई एटॉमिक बोलेंगे, 4 वाले को टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे, और 4 या उससे अधिक हो गया तो उसको हम सीधे बोलेंगे पॉली एटॉमिक। तो क्या हो गया, ये एटॉमिसिटी एक्सप्लेन करता है कि किसी भी चीज की एटॉमिसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला के बारे में। देखो, जो भी केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि ऐसा फॉर्मूला जो हम उस केमिकल के नाम की जगह पे लिख सके। जैसे एक तरीके से आप सिंबल बोल सकते हो, जब एलिमेंट का किसी चीज से डिनोट करते हैं तो उसको सिंबल बोलते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो हर एक केमिकल का एक फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंपोजिशन कंपाउंड का। तो इसके अंदर क्या होता है, क्या फायदा होता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, क्या क्या फायदा है इसका या क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला क्या है, द वैलेंसीज और द चार्ज ऑफ द आयन मस्ट बैलेंस। तो हम चाहे वैलेंसी की बात करें, चाहे हम चार्जेस की बात करें, किसी भी आयन पे, तो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मान के चलो कोई भी कंपाउंड बन रहा है, कोई भी कंपाउंड बना, चाहे मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट, आफ्टर दैट सेकंड। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मैंने NaCl लिया, एक एग्जांपल लेते हैं NaCl को और अच्छे से समझते हैं कि है कैसे। देखो बच्चों, NaCl लिखा हमने। अब जो ये Na है पहला वाला, तो वो क्या रहेगा, आपका मेटल रहेगा। क्या रहेगा, पहला रहेगा मेटल, और दूसरा जो Cl रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन मेटल। तो यानी कि कभी भी केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो जो पहला रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। और मान के चलो कोई भी पॉली एटॉमिक आयन है, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक का मतलब आप जानते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एटॉमिसिटी हो। तो जितने भी आयन रहेंगे इनक्लोज इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर और टू शो द रेशियो, यानी कि उनको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और उसके बाद उनकी एटॉमिसिटी रखेंगे। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस मीन्स Ca हो गया, और जो ये OH हो गया, इस पे 2 लगाने का मतलब होता है कि ये O का भी और H का भी दोनों की एटॉमिसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ देखो NH4 है। अब इस वाले केस में NH फिर 4 है, तो 4 जो है वो H की एटॉमिसिटी शो कर रहा है, N की नहीं कर रहा है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर इसमें देखो कंबाइन लग गया 2, तो हमने कहा कंबाइन जब 2 लगेगा तो ये पूरे की एटॉमिसिटी कितनी कर दी, 2 कर दी। तो ये हमारे कुछ एक एलिमेंट से सॉरी हो गए, एक एटम हो गए, ये दूसरे तरीके के एटम हो गए। तो कैसे बॉन्डिंग बनता है वो चीजें दिखाया गया है। तो बेसिकली केमिकल फॉर्मूला यही होता है किसी भी चीज को दिखाने का। ठीक है, अब मान के चलिए कि केमिकल फॉर्मूला अगर हमें बनाना है, किसी भी केमिकल को फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे वो एलिमेंट का जो हमें कंपाउंड बनाना है, उसके बाद उसके नीचे उसका सिंबल लिख दो। ठीक है, तो क्या हुआ, वी शुड राइट देयर वैलेंसी, जो उसके नीचे रहेगा वो क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना दोनों की वैलेंसी में, कंबाइनिंग आइटम। उसके बाद जो पहला आइटम रहेगा उसको दूसरे वाले के वैलेंसी के साथ, और जो दूसरा आइटम है उसको पहले वाले के वैलेंसी के साथ। अब इतना जब हमने बोल दिया तो हमें ये चीज नहीं पता चल रहा कि है क्या। तो देखो एक एग्जांपल लेके तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हमने सिंबल लिया, हाइड्रोजन ले लिया और सल्फर ले लिया। उसके बाद हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये H2 बन जाएगा, H2 और S1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया।
ऐसे ही अगर मैं सिंबल लूं H का लूं और Cl का लूं, तो H का भी वैलेंसी बोले तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है और तुम्हारा Cl का भी वैलेंसी 1 ही होता है। तो जब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे होगा और ये इससे होगा, तो H का 1 आ जाएगा और Cl का भी 1। तो जब सेम सेम रहता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आप HCl के नाम से जानते हैं। हमारे पेट में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, फूड को डाइजेस्ट करने के इस्तेमाल में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से हमारा कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनता है। देखिए हमने एटॉमिक मास तो पढ़ लिया था, अब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पे हम किसी एक एटम का मास ले रहे थे और यहां पर हम पूरे एक मॉलिक्यूल का मास लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का लेना है तो जितने एटम है उन सभी के मासेस को सम कर दो, सम बोले तो ऐड कर दो, तो टोटल आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं इसी एटम से ही तो क्या बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो लास्ट में बस उनका मास के बाद जब यूनिट लगाओगे तो यू लगा लेना, जिसका नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम से होता है भाई, एटॉमिक मास यूनिट से। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का। किसका निकालना है, H2O का मॉलिक्यूलर मास। तो आसान भाषा में देखो H2O ये लिखा, हमने कहा हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन का कितना मास होता है बच्चों, 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। प्लस में ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। ये सब आपकी किताब में लिखा है मासेस वगैरह। तो 2 1 जा 2 और ये हो गया आपका 16 है, 16 और 2 18 हो गया, और लास्ट में यू लगा दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, पूरे H2O का मास बन जाएगा। और H2O बेसिकली हमारा था क्या, मॉलिक्यूल। क्या था भाइयों, मॉलिक्यूल था। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 18 यू आया, किसका, H2O का। जो फॉर्मूला मास यूनिट होता है ये भी मॉलिक्यूलर मास यूनिट है या फिर हमारे एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही होता है एक तरीके से। तो यहाँ क्या बोला गया, जितने भी एटॉमिक मास हैं उन सबको ऐड कर दो, किसके, यहाँ पे आयंस होते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे Na है, तो इसका अगर हम बात करेंगे तो 23 AMU हो गया इसका यूनिट, तो ये लिख दिया हमने 23 U, और इसका क्या लिख दिया, क्लोरीन का 35.5 U। और अगर हमें इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्पल है वो NaCl है, तो Na का भी देखो एक ही एटम है और हमारा Cl का भी एक ही एटम है। तो जितना Na का मास आया, कितना आया भाई, 23 था, एक से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया। इसका कितना 35.5 है, एक ही एटम था तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो 58.5 U आया, जो कि हमारा NaCl का फॉर्मूला मास यूनिट है। तो ये भी सेम ही तरीके से होता है जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास यूनिट होता है, सेम वैसे ही होता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, सेम तरीका, ठीक है, निकालने का। देखो आयंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली आयंस वो चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज ही क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो चार्ज बेसिकली दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कहीं पे पॉजिटिव लगता है, कहीं पे नेगेटिव लगता है, उसी को आयंस बोल देते हैं, जहां भी देख लो। तो हमने क्या कहा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर डिफाइंड एज आयन। उसके बाद कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जैसे Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, A2 प्लस हो गया और Al3 प्लस हो गया। इन प्लस का मतलब होता है एक तरीके से, जब एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ोगे तो अगला जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा तो वहां पे आप पढ़ोगे कि कितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस केसेस में आपको पता चलेगा कि ये जो Na है उसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तो एक नेगेटिव कम हो जाएगा। अब किसी पे से एक कर्जा हट जाए तो वो पॉजिटिव ही तो कहलाएगा, तो हमने कहा वो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन किसी पे एक नेगेटिव और एलिमेंट दे दिया जाए तो वो माइनस हो जाएगा, Cl माइनस, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो माइनस प्लस ही मिलाकर बॉन्ड बनते हैं, ये बात याद रखना। तो हमने कहा कि दो तरीके से बांटा गया है, एक सिंपल आयन हो गया, जैसे Mg2 प्लस Na2 प्लस ये होते हैं, इनको हम सिंपल आयन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही हमारा एलिमेंट है और उस पर कुछ ना कुछ आयन लगा। लेकिन कुछ कंपाउंड आयन्स होते हैं जैसे कि NH4 प्लस है, तो ये पूरे पे है, CO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, तो ये क्या हो गए, एक तरीके से कंपाउंड हो गए। जो मैंने अभी बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा बेचारा तो कैटायन आएगा और उस कैटायन का नाम रहता है पॉजिटिव। और अगर मान के चलो
इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास तो एक नेगेटिव लेके आ रहा है तो उसको एनायन बोलेंगे और एक नेगेटिव बढ़ जाएगा। और ना लाया कोई चार्ज ना गया कोई चार्ज तो उसे न्यूट्रल आइटम कहते हैं। तो कोई भी ले सकते हो, एच मान के चलो तो ये न्यूट्रल हो गया, इस पे कोई चार्ज नहीं लगा। तो ये होता है बेसिकली कि हमारे आयंस क्या होते हैं, इस तरीके के आते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के, एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं कि किस तरीके से पूछा जाता है इस चैप्टर में से। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं, आप देख लीजिए एक बार क्या है। आपकी किताब के ही हैं जो प्रीवियस पूछे जाते हैं, जैसे कि गिव द एटॉमिसिटी ऑफ द फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस की एटॉमिसिटी क्या होती है वो लिखनी है। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द अमोनियम सल्फेट, अब तुमको इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो क्या करोगे, एलिमेंट लिखोगे बच्चों और उसके नीचे उसकी वैलेंसी, दूसरा एलिमेंट वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तुम्हें बताना है वैलेंसी क्या होती है और गिव द वैलेंसी फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, उनकी वैलेंसी क्या होगी। तो वैलेंसी वो चीजें होती हैं जो लास्ट सेल में जब पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन एटम किसी भी चीज को बॉन्ड बनाने के लिए, तो जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। कैलकुलेट करना है फॉर्मूला यूनिट मास NaCl और CaCl2 का, जो कि Na का 23 गिवन है, Cl का 30.5 दे रखा है और Ca का इतना दे रखा है। तो इस तरीके से आपके पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात सुन लो एक सेकंड और, कि अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, समझ में आया हो तुमको तो। और सब्सक्राइब करने का फायदा क्या, आपको सारे हमारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। शॉर्ट वीडियो को तो आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो हमारे, इसी तरीके से लॉन्ग वीडियो को भी आप प्यार दीजिए और पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट है हमसे पूछिए, चाहे हमारे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करिए, टेलीग्राम पे करिए, आपकी इच्छा, आप कहीं पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं। कोई नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, कुछ भी चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच और आप सभी के लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक।